जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आप लोगों के बीच पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का एक टॉपिक को लेकर बच्चों के द्वारा फरमाइश किया गया था कि सर वर्ल्ड मैप को लेकर आइए, इसका वीडियो बनाइए। तो मैं प्रयास किया हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब देखेंगे तो यूरोप का जो भी कंट्री है भौगोलिक स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज यूरोप को आप देखेंगे एग्जाम में प्रायः यूरोप से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। यूरोप और एशिया से अधिक क्वेश्चन वर्ल्ड मैप के पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो अधिक क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं, यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले समझते हैं 7 महादेश हैं। हम लोग जानते हैं कि 7 महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा यदि लेते हैं तो एशिया है। एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर अफ्रीका महादेश आता है। आप उसके बाद तीसरे स्थान पर लेंगे तो उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें स्थान पर अंटार्कटिका और 6ठे स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये यूरोप आता है। और 7वें स्थान पर सबसे छोटा महादेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आज जो 6ठा महाद्वीप है जो यूरोप है, और भारत के ऊपर आप देखेंगे कि कई वर्षों तक यूरोपियों का नियंत्रण रहा है। तो यूरोप की भौगोलिक स्थिति को यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए यूरोप के मैप में आप पाएंगे ऊपर में जो है, ऊपर में आर्कटिक महासागर है जो ऊपरी हिस्से में है। यूरोप के भौगोलिक मैप में देखेंगे ऊपर में है आर्कटिक महासागर। पश्चिमी हिस्से में देखेंगे तो अटलांटिक महासागर, जिसे आंध महासागर भी बोलते हैं। ऊपर आर्कटिक, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और नीचे आप देखेंगे तो भूमध्य सागर है। और अगर पूर्वी हिस्से में लेंगे तो पूर्वी हिस्से में एशिया है। इस प्रकार से यूरोप की एक चौहद्दी को आप देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर पश्चिम में है, ऊपर में आर्कटिक है, नीचे भूमध्य सागर है और पूरब में एशिया है। ठीक है। अब बारी बारी से एक एक देश को हम देखेंगे और उसके भौगोलिक स्थिति को जानेंगे। सबसे पहले चलिए आपको लिए चलते हैं ऊपर, यूरोप के ऊपरी हिस्से में। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये नॉर्वे है, फिर ये दूसरा जो बड़ा देश है बीच में ये स्वीडन है, और तीसरा जो है ये फिनलैंड है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी देखेंगे ओस्लो, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को बोलते हैं मध्यरात्रि का सूरज का देश। चूंकि ये इतनी ऊंचाई पर है, उत्तरी हिस्से में है, कि वहाँ मध्यरात्रि में भी देखने से सूर्य दिखाई दे जाता है। इसीलिए इस नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो यहीं नॉर्वे से दिया जाता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं स्वीडन, और स्वीडन से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि विश्व स्तर पर जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, प्राइज होता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की शुरुआत यहीं से हुई। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी बाकी शांति को छोड़कर जो भी नोबेल प्राइज जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको स्वीडन से प्राप्त होता है। स्वीडन की राजधानी देखेंगे स्टॉकहोम। तो ये आपका स्वीडन है। उसके बाद आप देखेंगे आगे एक देश दिख रहा होगा, ये जो देश है ये आपका है फिनलैंड, और फिनलैंड को बोलते हैं 1000 झीलों की भूमि। यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है। और इसकी राजधानी देखेंगे तो हेलसिंकी है। तो 1000 झीलों की भूमि कौन सा है? आपका फिनलैंड है। एक क्वेश्चन आया था वो भी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे पूछा गया था कि बोथीनिया की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं ये आपका ये स्वीडन हो गया। ठीक है। और ये आपका हो गया फिनलैंड, और इसके बीच में जो ये खाड़ी है
ये आपकी है बोथीनिया की खाड़ी। खाड़ी किसको बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं कि तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से समुद्र हो। तो देखिए ये जो बोथीनिया की खाड़ी है यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, तो इधर से भी स्थल, इधर से भी स्थल, इधर से भी स्थल और एक ओर से समुद्र है, तो इसको खाड़ी बोलते हैं। बोथीनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के मध्य अवस्थित है। अब थोड़ा सा समुद्री भाग को आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्वे के नीचे यहाँ देख सकते हैं उत्तरी सागर, इधर कौन सा है? उत्तरी सागर। और इधर ये देखेंगे ये है बाल्टिक सागर, ठीक है, इधर बाल्टिक सागर है, यह उत्तरी सागर है। अब देखेंगे, चलिए इसके बारे में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में मोटा मोटी कुछ जानकारी ले लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो जानना जरूरी है कि इसको कौन सा देश कहते हैं? तीनों देश को स्कैंडिनेवियाई देश, क्योंकि आप देखेंगे कि स्कैंडिनेविया जो एक पर्वत है वो तीनों देश में विस्तृत फैला हुआ है, इसीलिए इस कंट्री को स्कैंडिनेवियाई कंट्री बोलते हैं, इस तीनों कंट्री को। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ छोटा छोटा देश है, एस्टोनिया यहाँ पर है, ये छोटा सा देश आप देख सकते हैं, ये है एस्टोनिया। ये बीच वाला जो है ये देश है लाटविया, और सबसे नीचे है लिथुआनिया। ये जो कंट्री है इसको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सागर के बगल में स्थित है, इसीलिए इस तीनों को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। आप देखेंगे 1991 में ये सोवियत संघ रूस से अलग हुआ था। ये तीनों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों सोवियत संघ रूस से 1991 में अलग हुआ था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्वे के नीचे आप पाएंगे कि एक देश दिखाई दे रहा होगा, ये जो छोटा सा देश है इसका नाम है डेनमार्क, ठीक है। ये छोटा सा देश जो दिखाई दे रहा है जर्मनी के ऊपर में है और नॉर्वे के नीचे ये जो देश है ये आपका डेनमार्क है। आप देखेंगे यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, और बीपीएससी में पूछा गया था ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसके नियंत्रण में है? तो डेनमार्क के नियंत्रण में होता। तो आप समझिए डेनमार्क यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से नॉर्वे के नीचे और जर्मनी के ऊपर है, लेकिन इसका नियंत्रण इस आइसलैंड और ग्रीनलैंड के ऊपर भी है। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, नार्डिक कंट्री बोला जाता है कि नार्डिक कंट्री, तो नार्डिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस तीनों को भी ले लीजिए, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, इस सब को मिला देते हैं तो नार्डिक कंट्री हो जाता है। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं इसको, ये आपका हो जाता है बेनिक्स कंट्री। यहाँ पर आप गौर करेंगे तीन छोटी छोटी कंट्री यहाँ पर दिखाई देगी, तीन छोटे छोटे देश हैं जिसको बोलते हैं बेनिक्स कंट्री। तो बेनिक्स कंट्री में बी से लेंगे बेल्जियम, ठीक है, NE यहाँ पर नीदरलैंड, और एक्स लिया गया है लग्जमबर्ग, ठीक है। तो बेनिक्स कंट्री में तीन आते हैं, एक बेल्जियम, नीदरलैंड और उसके बाद लग्जमबर्ग। आप देखेंगे यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से बेनिक्स कंट्री में जो सबसे ऊपर की कंट्री है ये है नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बारे में जानिए, नीदरलैंड का ही पुराना नाम था हॉलैंड, नीदरलैंड का ही पुराना नाम था हॉलैंड, और यहाँ के निवासी को ही डच बोला गया है। तो आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में, कि डच लोग भारत में आई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था, तो यही डच हैं। तो हॉलैंड पुराना नाम था, नया नाम नीदरलैंड, और यहीं के निवासी को डच बोला गया है। अब नीदरलैंड में देखेंगे तो नीदरलैंड में एक छोटा सा जगह है पश्चिमी हिस्से में, वो जगह है हेग। तो हेग देखेंगे जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिस प्रकार से भारत देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो न्यायालय है, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायालय है वो द हेग में है, जिसको हम लोग याद करते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? नीदरलैंड के पश्चिमी हिस्से में है द हेग। अब
जिस प्रकार से देखते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल कितना है, 34 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य होते हैं, 33 अन्य। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होती है वो 15 होती है, ठीक है। जिसमें से सौभाग्य की बात यह है कि भारत के एक व्यक्ति दलबीर भंडारी जी अभी वर्तमान में वहाँ पर न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए जो होता है वो कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ठीक है। अब देखेंगे नीदरलैंड के लिए, इसकी राजधानी देखेंगे तो एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। जबकि एम्स्टर्डम एक है व्यस्त बंदरगाह। तो व्यस्त बंदरगाह है जहाँ से आयात और निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो एम्स्टर्डम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एम्स्टर्डम को याद रखेंगे, व्यस्त बंदरगाह है। जबकि एम्स्टर्डम क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड से नीचे आ जाइए, अब आप देखेंगे बेल्जियम को। बेल्जियम जो ये छोटा सा कंट्री दिख रहा है, बेल्जियम में देखेंगे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उसका मुख्यालय है। और खास करके नाटो के बारे में पढ़ते हैं तो अटलांटिक महासागर के आसपास जो भी कंट्री हैं जो उससे सटे हुए हैं वो नाटो में आते हैं। उसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ठीक है। उसके बाद बेल्जियम में देखेंगे, बेल्जियम में एक जगह है वाटरलू का मैदान है। तो वाटरलू का मैदान यहीं पर है बेल्जियम में ही, जिसको बोलते हैं आप यूरोप का कॉकपिट कह सकते हैं। कॉकपिट किसको बोलते हैं, एरोप्लेन में जो आगे का हिस्सा होता है जिसमें खास करके पायलट लोग बैठते हैं, ठीक है, उसको कॉकपिट बोलते हैं। तो जहाँ से सारा कुछ नियंत्रित होता है, तो इसमें वाटरलू का जो मैदान है वो बेल्जियम में अवस्थित है, ठीक है। और जितनी लड़ाइयाँ होती है यूरोप में इसी मैदान में होती है, तो इसको जानना जरूरी है। यूरोप का कॉकपिट भी इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ अवस्थित है, बेल्जियम में। अब देखेंगे लग्जमबर्ग, ये बहुत छोटी सी कंट्री है, मैप पर देखेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, इतनी छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग में क्या है कि यूरोपियों का संयुक्त संसद की व्यवस्था है, संयुक्त संसद है यहाँ पर लग्जमबर्ग में। चलिए इसके बाद आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर 2 कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्री दिखाई दे रही होगी, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। तो जर्मनी पोलैंड को समझने से पहले एक देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ पर जर्मनी और डेनमार्क दोनों मिल रही है, ये जो जगह है यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जिसको बोलते हैं कील नहर। तो कील नहर बनाई गई है और कील नहर क्या करती है, उत्तरी सागर और यहाँ पर बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो ये नहर बना दिया गया है जिससे उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों जुड़ रहे हैं। तो यहाँ जर्मनी और डेनमार्क जहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर एक कील नहर का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि कील नहर किन किन 2 सागरों को जोड़ने का काम करती है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है कील नहर। अब आ जाइए हम चलते हैं जर्मनी और पोलैंड के ऊपर। तो आप देखेंगे जर्मनी में खास करके एक व्यक्ति को तो अवश्य पहचानते होंगे, वो इतना फेमस हुआ, विश्व विजेता बनना चाहता था, वो उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। तो जर्मनी का व्यक्ति था हिटलर। तो हिटलर के बारे में जानिए, हिटलर के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है मेन कैंप। और मेन कैंप में भारत के बारे में कुछ भला बुरा लिख दिया गया था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एडोल्फ हिटलर के घर पर गुस्से में चले गए थे सुभाष चंद्र बोस जी और सुभाष चंद्र बोस जी का ये धमकी देते हैं कि भाई साहब अगले अंक में आप सुधार कर लो और कुछ भी लिखो तो पता करके लिखो। तो अगले संस्करण में भारत के बारे में जो भी भला बुरा लिखे हैं उसमें आप सुधार कर लीजिए। और इससे हिटलर को लगा कि वाकई में ये नेता है। तो नेताओं का नेता का उपाधि कौन दिए थे, एडोल्फ हिटलर। हम लोग याद करते हैं कि हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि दी गई। रीजन ये था कि मेन कैंप में कुछ भला बुरा लिख दिया था
तो इनको गुस्सा आ गया, चले गए घर पर और बोलते हैं कि अगले अंक में आप सुधार कर लीजिए। तो प्रयास करना चाहिए, जो भी बड़े बड़े नेता हैं जिनके द्वारा कुछ काम किया गया तो उनकी जीवनी अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक घटना है, सुभाष चंद्र बोस जी जब आज़ाद हिंद फौज स्थापित किए थे, तो आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई तो एक बूढ़ी माताजी अपने एक अंधे पुत्र को लेकर आई थी कि सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा है कि आज़ाद हिंद फौज में हमारे बेटे को भी भर्ती आप कर लें। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले, क्या जो ये क्या कहते हैं, ये अंधा व्यक्ति हमारा किस काम का होगा। तो उसके बाद बूढ़ी माताजी जो बोली उससे सुभाष चंद्र बोस जी हिल गए थे। जीवनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो बूढ़ी माताजी बताती है कि देखिए, हम मानते हैं कि बहुत काम नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ तो हो सकता है कि दुश्मन की एक गोली को कम से कम तो कर सकता है। आगे खड़ा होगा तो एक आदमी को तो सेफ कर सकता है। फिर भी पॉजिटिव भावना। तो अच्छी लोगों की जीवनी पढ़ना चाहिए, उससे अच्छे विचार आते हैं। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि बताया गया, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का था और विश्व विजेता बनना चाहता था और बल्कि प्रयास भी किया गया इसके द्वारा। जर्मनी आप देखेंगे इंग्लैंड को भी हराया है, फ्रांस को भी हराया है, रसिया को भी हराया है और चाहता था कि पूरे विश्व पर अपना नियंत्रण कायम करें। आप लोग पढ़ते होंगे, देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो होती है तो उसका रीजन क्या है, तो उसमें स्पष्ट लिखता है कि जर्मनी का पोलैंड के ऊपर आक्रमण होना। तो पोलैंड के ऊपर जर्मनी भी आक्रमण किया था और रसिया भी आया था, दोनों का आक्रमण पोलैंड के ऊपर हुआ और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ हो गई थी। अब इसमें देखिए था क्या, इसको समझिए। जर्मनी की इच्छा थी कि ये जो विशाल रसिया है, रूस है, इसको जीता जाए और भौगोलिक दृष्टिकोण से जो स्थिति था, यहाँ पर घर घुसकर हराना रसिया को थोड़ा मुश्किल था। तो प्लान किया, हिटलर प्लान करता है कि उसको यहीं बुला लेते हैं और यहीं पर लड़ते हैं। तो हिटलर एक तोहफे के तौर पर बोलता है, क्या जो हम पोलैंड को हराते हैं और तोहफे के तौर पर हम तुमको दे देंगे। रसिया को बोल रहा है कि तोहफे के तौर पर आपको ये पोलैंड मिलने वाला है, ठीक है, आप लोग अपने सेना को लेकर आ जाएं यहाँ पर। तो आश्चर्य लगता है। तो रसिया के लोग कहते हैं कि सचमुच आप हमको दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाइए। तो पूरे दल बल के साथ ये लोग आते हैं और इसका फायदा फिर से एडोल्फ हिटलर उठा लेता है और फिर से बड़ी लड़ाई होती है और जितने रशियन सिपाही थे उसको यहाँ मारने का काम करता है। जो बच भी गए उसको पीछे करते करते बहुत दूर तक खदेड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से कि जर्मनी यहाँ है और ठीक दाहिने साइड यहाँ पर है पोलैंड। तो जर्मनी का पोलैंड के ऊपर आक्रमण होना, ये द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ यहाँ से मानी जाती है। आप जर्मनी देखेंगे तो जर्मनी में पर्वत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो एग्जाम में आता भी है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। वैसे हॉर्ज पर्वत भी है पर ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हॉर्ज पर्वत ये जर्मनी में है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे कुछ नदियाँ जो है जो जर्मनी में बहती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक राइन नदी ठीक जर्मनी के बॉर्डर के पास, यहाँ पर राइन नदी को दिखाया गया, जर्मनी के बॉर्डर के पास ये राइन नदी बहती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी नदी है जो मतलब क्या कहते हैं कि बॉर्डर बनाती है, जो दो भागों में बांटने का काम करती है। तो राइन नदी जो है वो फ्रांस और जर्मनी को दो भागों में बांटने का काम करती है। और एक और महत्वपूर्ण नदी है ओडर नदी। ओडर नदी क्या करती है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच, पोलैंड इधर है और इधर जर्मनी है पश्चिमी हिस्से में, ये जो नदी है यहाँ पर ओडर नदी गई है। तो ओडर नदी क्या करती है कि पोलैंड और जर्मनी को विभाजित करती है और यहाँ पर राइन नदी फ्रांस और जर्मनी को विभाजित करने का काम करती है। इसके बाद चलिए, ये जर्मनी पोलैंड, तो भौगोलिक स्थिति हम देख पा रहे हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ बोथनिया की खाड़ी हो गया, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, यहाँ डेनमार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर बेनिक्स कंट्री, फिर आ गए जर्मनी और पोलैंड के ऊपर। अब देखते हैं और हम समझते हैं यूके के बारे में।
यूके। तो यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम देखेंगे उसमें 4 देश आते हैं। स्कॉटलैंड सबसे, यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इस पूरे को आप ले लेंगे तो ये पूरा हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री आती है। आप जानते हैं कि भारत देश के ऊपर ब्रिटेन का नियंत्रण था, ये तीनों देश मिलकर नियंत्रण किए थे। इसको संयुक्त रूप से हम जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और सबसे ऊपरी हिस्से में है एक देश, इसको देखेंगे स्कॉटलैंड, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे नीचे क्या कहते हैं, एक विशाल है यहाँ पर इंग्लैंड, और पश्चिमी हिस्से में थोड़ा सा है वेल्स। तो वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इसके अलावा यहाँ पर है उत्तरी आयरलैंड, जो ऊपरी हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड का। इस चारों कंट्री को मिला देंगे तो यूके हो गया, 3 कंट्री को मिलाएंगे तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन। अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले। इंग्लैंड देखेंगे, इंग्लैंड के बारे में तो जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था और भारत देश में एक लंबे समय तक उनका नियंत्रण बना रहा। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, जहाँ लोग खास करके पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो फेमस विश्वविद्यालय था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। यहाँ पर देखेंगे एक फेमस जगह था बर्मिंघम। बर्मिंघम प्लेस जो है ब्रिटेन की महारानी का रहने का निवास स्थान हुआ करता था, ये बर्मिंघम प्लेस है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बगल में यहाँ पर वेल्स, याद होगा जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 में, तो वहाँ पर वेल्स का राजकुमार आया था जिसका घोर विरोध किया गया था और काला झंडा दिखाया गया था। तो ये वही वेल्स है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ऊपर का स्कॉटलैंड है, छोटा सा कंट्री ग्रेट ब्रिटेन का जो भाग है, स्कॉटलैंड में एक जगह है ग्लासगो, ठीक है, जो फेमस सिटी है, जहां पर कोप 26 का हाल फिलहाल में एक बैठक हुआ था, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कोप 26 का बैठक हुआ था कि बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन किए जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, विषाक्त गैसों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जितने ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए एक बैठक लगी थी कोप 26, और इस पर जोर डाला गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ कि हम लोग सतत विकास करेंगे। विकास तो करेंगे पर प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए काम करेंगे, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करना है। इन बातों के ऊपर चर्चा हुआ कोप 26 में। तो ये स्कॉटलैंड में ही हुआ था। और स्कॉटलैंड के एक फेमस व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एओ ह्यूम साहब, ये भी यहीं के थे। तो ये यूके के बारे में भी एक भौगोलिक आइडिया मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में यूरोप के द्वितीय पार्ट को हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।